इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसे हम लोग आइंस्टीन्स मास एंड एनर्जी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या यूं कह लीजिए शायद यह फिजिक्स के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि किया गया सर अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा। आप लोग ये इक्वेशन तो सभी लोग जानते ही होंगे, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, फिजिक्स का सबसे मिस्टीरियस और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसी इक्वेशन का आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस इक्वेशन के बारे में बताता हूं और इसके रहस्यमय पार्ट को मैं बताता हूं, ताकि आप लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकें। देखिए, यह एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन बताता है। इस इक्वेशन के अनुसार हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। ये बात अलग है कि प्रैक्टिकली हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है या नहीं कि हम लोग मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। अगर नहीं समझे तो चलिए, मान लीजिए आपके पास 1 kg द्रव्यमान है। अब 1 kg द्रव्यमान आप चाहे जहां से ले आइए, चाहे ईंट हो गया, चाहे कोई भी पदार्थ आप 1 kg लेके आइए, या 1 kg का आप वो बटखरा ही लेके आइए। तो अब उस 1 kg द्रव्यमान को अगर मैं टोटल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, तो चलिए जरा चेक करते हैं कितना एनर्जी हमको मिलता है। E इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू 1 kg, और C जो है लाइट का स्पीड होता है, वो होगा 3 × 10⁸ अब इसका स्क्वायर करिए, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये E इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 ये स्क्वायर है, तो ये 9 × 10⁻16 इतनी यूनिट एनर्जी। आपको अंदाजा भी है कि ये एनर्जी कितना है, ये किसी एटम बम से भी ज्यादा है। कोई अगर एटम बम जो परमाणु बम है, हालांकि परमाणु बम में भी इसी इक्वेशन से एनर्जी मिलता है, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। बस प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम नॉर्मल जैसे 1 kg का बटखरा हो गया, लोहा हो गया 1 kg, 1 kg का ईंट, अब उसको हम टोटल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये हो सकता है बाद में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो और हम उसको कन्वर्ट करने में पॉसिबल हो, वो एक अलग बात है। आज के समय में कुछ स्पेशल टाइप के एलिमेंट में हम लोग इस इक्वेशन से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे मान लीजिए थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया। अब 1 kg यूरेनियम से अगर मैं कोई परमाणु बम या कुछ या न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको टोटल टोटल 1 kg यूरेनियम को अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं एनर्जी में, तो उसी न्यूक्लियर भट्टी में वो एनर्जी हमको मिलती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल्स को तो हम लोग मटेरियल्स के मास को तो एनर्जी में कन्वर्ट करने में आज के समय में टेक्नोलॉजी खोज चुके हैं, लेकिन जो नॉर्मल जैसे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स नहीं है, उनको कन्वर्ट करना अभी तक संभव नहीं है। अब जरा सोचिए कि अगर ये करने में हम लोग पॉसिबल हो गए, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी हमको मिल सकती है, एनर्जी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब वो बात की बात है, पहले हम लोग नेचर में भी हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से लागू होता है। क्या आपने कभी सोचा है एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाए? जैसे सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी यहाँ पृथ्वी पे आई, पेड़ पौधों ने उस एनर्जी का प्रयोग करके अपना वेट बढ़ाया, अपना वो पत्तियां बनाए, उससे फूल बनाए, फल बनाए, फिर उस फल को हम लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से ये एनर्जी इस प्रकार से हमारे अंदर आती है। तो जरा सोचिए, सन की एनर्जी को पेड़ पौधों ने जो फल में कन्वर्ट किया, तो एक्चुअली में क्या हुआ, उन्होंने एनर्जी को मास में ही तो कन्वर्ट किया। और इसी प्रकार मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले के समय में एनर्जी को एक अलग क्वांटिटी माना जाता था, मास को एक अलग, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं मिलता था। लेकिन आइंस्टीन के इस वर्क ने सबको अचंभित कर दिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में जितना भी मास है, हम उसको एनर्जी के टर्म्स में रिप्लिकेट कर सकते हैं। एनर्जी के टर्म्स में हम उसका एक तरह से कहिए इमेज बना सकते हैं। एक एनर्जी के टर्म्स में हम इस पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। यानी अगर आपके अंदर मास है, तो आप भी एक प्रकार का एनर्जी ही हैं। आप एनर्जी से बने हैं, एक दिन एनर्जी ही बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, अगर इस नजरिए से आप ब्रह्मांड को देखें, तब जाके आपको इस इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंस समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे इस इक्वेशन के मिस्टीरियस पार्ट हैं। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव करने के लिए सभी लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ यही है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है।
तो संवेग क्या होता है, संवेग मोमेंटम p इक्वल टू है होता है m इंटू वी। अब यहाँ पे f इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वी। अब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो हम लोग मास को कांस्टेंट मानते हैं, मास कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि बहुत ही लोअर वेलोसिटीज पे जब हम डील करते हैं, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ही कम हो, लाइट की वेलोसिटी की तुलना में बहुत कम हो, तो उसके मास में हमें उतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। पिछले टर्म के लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि जब भी किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ता जाता है और ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते लाइट के आसपास जब पहुंचता है तो उस पार्टिकल का मास बढ़ने लगता है, और जब भी किसी पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के एकदम एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा तो उस पार्टिकल का मास इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि असंभव है। लेकिन खैर मुझे ये बताना है कि रिलेटिविटी में जो मास है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो ये डबल वेरिएबल्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोथ मास एंड वेलोसिटीज आर वेरिएबल। तो हम लोग एफ इक्वल टू निकालेंगे डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। तो पहला m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं लेट द फोर्स F डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू डिस्टेंस dx देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लेते हैं कोई बल है, इसी बल से कोई बॉडी जो है वो dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो किए गए वर्क के बराबर होगी। तो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट डी के है। के क्या है, के है काइनेटिक एनर्जी, और डी के काइनेटिक एनर्जी में होने वाला इंक्रीमेंट है। तो यहाँ से डी के इक्वल टू वर्क डन एफ इंटू डी एक्स। अब यहाँ से हम लोग एफ की वैल्यू ये उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग f की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए ये dx को अगर मैं dx बाई डी टी लूँ, ये dx बाई डी टी, तो आप सभी लोग जानते हैं dx बाई डी टी यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग v लिख सकते हैं। तो m इंटू डी वी, एम इंटू वी इंटू डी वी, और यहाँ पे ये एक v यहाँ से आएगा और एक v पहले ही से, तो v स्क्वायर इंटू डी एम बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मानिए। अब हम लोग जानते हैं पिछले टर्म पे हम लोग पढ़े थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मास और वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है रिलेटिविटी में। m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। m क्या है, उस पार्टिकल का मास है जो पार्टिकल v वेलोसिटी से गति कर रहा है, ठीक, क्योंकि वो पार्टिकल जब रेस्ट में रहेगा तो उसका मास जो होगा उसको रेस्ट मास बोला जाएगा। जब वो v वेलोसिटी से गति करेगा तो अब उसका मास m नॉट नहीं रहेगा, उसका मास कुछ बढ़ जाएगा और वो बढ़ा हुआ मास है m। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायरिंग करिए और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक रिलेशन निकल के आया। बस कुछ करना नहीं है, स्क्वायरिंग करके इसको सिंपल सा रीअरेंज करिए तो यहाँ से ये इक्वेशन आया m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट इंटू सी, एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। हियर एम नॉट और सी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए सी स्क्वायर तो ये तो कांस्टेंट है और एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m इंटू डी एम, प्लस यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका डबल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाइए। तो एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू डी वी प्लस यहाँ वी स्क्वायर एज वेल एज ट्वाइस एम इंटू डी एम, ये बन गया। अब यहाँ पे कुछ पार्ट कॉमन है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये पार्ट कट जाएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू डी एम का वैल्यू ये हमें यहाँ पे ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे ये वाला इक्वेशन। आप देख पा रहे होंगे ना, एक मिनट, हाँ हाँ देखिए ये वाला इक्वेशन सी स्क्वायर इंटू डी एम, ये एम इंटू, देखिए ये पार्ट जरा देखिए, m इंटू वी इंटू डी वी, वी स्क्वायर इंटू डी एम, ये वाला पार्ट और इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला भी पार्ट बराबर होगा। तो डी ई के बराबर होगा सी स्क्वायर इंटू डी एम के, ठीक है। इक्वेशन 3 से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी ई के इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर इंटू डी एम। अब ये इक्वेशन ये बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो होने वाला चेंज है वो मास में होने वाले चेंज के प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे पार्टिकल का मास बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तभी तो उसका मास बढ़ रहा है। तो अगर डीएम बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, और उसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसमें उसकी एक काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। यही ये इक्वेशन बता रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए लिमिट क्या रखेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी 0 था यानी उसकी वेलोसिटी जब 0 था तो उसका मास कितना था, m नॉट रेस्ट मास, और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ के e के हो जाता है यानी वेलोसिटी बढ़ के v हो जाता है तो उसका मास कितना हो गया, m हो गया। तो ये हमने ये लिमिट रख दिया यहाँ पे। अब हम लोग देखिए डी ई के का सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा e के यानी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे देखिए ये डी एम का हो जाएगा m, लेकिन जब आप
अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये m माइनस एम नॉट आएगा, तो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी ये आ गया। ध्यान रहे ये काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज द रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए द टर्म ये m नॉट इंटू सी स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। आप इसको पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कोई एक पार्टिकल है, कोई उसका रेस्ट मास है m नॉट, तो उस पार्टिकल के अंदर ऑलरेडी m नॉट इंटू सी स्क्वायर एनर्जी है, इसी को हम लोग रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। इसको आप समझ जाइए कि ये उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित है। तो अब यहाँ पे ये जो रेस्ट मास एनर्जी है, ये इतना रेस्ट मास हो जाएगा। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका टोटल एनर्जी निकालते हैं। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट देन द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज m नॉट इंटू सी स्क्वायर, जिसको हम लोग रेस्ट मास एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मत बोलिएगा, वो तो बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी तो एक अलग चीज है, जो उसके अंदर उसका जो जैसे हम लोग दो एनर्जी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने आपको समझाने के लिए केवल लिया। एक्चुअल में ये जो रेस्ट मास एनर्जी है ये इसका इंटरनल एनर्जी एक तरह से है, जो कि इसके पास पहले से ही है। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल का जो होता है वो होगा उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। अब मैं यहाँ से समझाने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया था कि जो टोटल एनर्जी हम लोग लेते हैं मैकेनिक्स में वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी न रह के हमारे कौन सी एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी हम लोग, अरे काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग निकाले हैं m इंटू सी स्क्वायर माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, और रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है m नॉट इंटू सी स्क्वायर। ये पार्ट कट जाएगा और टोटल एनर्जी E इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू सी स्क्वायर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ द फिजिक्स, दिस इज नोन एज आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। This relation states a universal equivalence between mass and energy. It means that mass may appear as a energy and energy as a mass. यानी हम मास को एनर्जी के टर्म्स में या एनर्जी को मास के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल बाधाएं हो सकती हैं, कुछ नेचुरल बाधाएं भी हो सकती हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो सब बात की बात है, लेकिन ऑन पेपर ऑन थ्योरी हम ये कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए ये जो है ये यूनिवर्सल है। अब इसी इक्वेशन से हम लोग चलिए क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो क्लासिकल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी इतना तो हम लोग निकाले थे। अब क्लासिकल का मतलब क्या हुआ, क्लासिकल का मतलब हुआ जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो। तो अगर v इज मच मच लेस देन c हो देन यही फॉर्मूला किस में बदल जाएगा, इसमें हम लोग m की वो वैल्यू रख देते हैं, वो जो m की वैल्यू इक्वल टू m नॉट बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये m नॉट को कॉमन ले लीजिए, m नॉट सी स्क्वायर बाहर, ये ब्रैकेट में ये आ गया, इसको आप ये ऊपर ले जाइए तो ये -1/2 ये पावर में आ जाएगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ये होता है बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में अगर ये वाला पार्ट, ये जो 1 माइनस एक्स है, जैसे ये 1 माइनस एक्स, अगर एक्स की वैल्यू बहुत कम है तो हम लोग इसमें केवल लीनियर टर्म तक, दो ऑर्डर तक लेंगे, 1 प्लस एन एक्स। हायर ऑर्डर टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू बहुत स्मॉल है, ये क्योंकि v बहुत ही ज़्यादा c से स्मॉल है, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी तो बहुत स्मॉल होगा। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बहुत स्मॉल है। तो ऐसे में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं और हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका और स्क्वायर क्यूब करते जाएंगे तो वो और छोटा आएगा, तो ये सब जीरो के लगभग बराबर आएगा। तो इसमें केवल दो टर्म हम लोग लेंगे, तो दो टर्म लेंगे तो ये 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू है -1/2, तो जैसे ही यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस एन -1/2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक्स यानी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बस हायर टर्म नेग्लेक्ट कर दीजिए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये 1 से 1 कट जाएगा और ये कितना आ गया, ये आ गया एम नॉट सी स्क्वायर बाहर था और ये 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा और आपको फॉर्मूला मिलेगा ई के इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम नॉट इंटू वी स्क्वायर। तो यही तो क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक केवल क्लासिकल केसेस के लिए, जबकि यूनिवर्सल केस में काइनेटिक एनर्जी का ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, एनर्जी और मास के बीच में ये हमने रिलेशन पढ़ा और इस इक्वेशन का हम लोग इम्पॉर्टेंस भी समझे। इसी इक्वेशन के खोज के बाद, इसी इक्वेशन को जब आइंस्टाइन ने डिराइव कर दिया तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो लग गए
एटम बम बनाने इसी इक्वेशन का यूज करके, यानी हम मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए टोटल मास को। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लीजिए हमारे पास 1 किलोग्राम लकड़ी है, 1 kg, और उस लकड़ी में आग लगा दिए तो जो एनर्जी निकल रही, क्या उसी की बात की जा रही है? नहीं, ये उसकी बात नहीं की जा रही है। मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम लकड़ी है, उस 1 किलोग्राम लकड़ी में आप आग लगा दिए तो जो एनर्जी निकल रहा है ना, वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन के थ्रू निकल रहा है। एक्चुअल में वो 1 किलोग्राम का जो लकड़ी है, जो मास है, वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस प्रोसेस में वो एनर्जी निकल रही है। ये जो है ये एक अलग चीज है, इसमें पूरा का पूरा मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यहाँ इस केस में आप लोग जब 1 kg लकड़ी का ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये जो लकड़ी जलेगा तो कुछ एनर्जी निकलेगा और साथ ही साथ में कुछ राख बचता है ना, इस केस में कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो केमिकल रिएक्शन है, इस केस में कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा 1 kg का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी। तो इसी से साइंटिस्टों ने सोचा कि ऐसा कोई बम या ऐसा कोई डिवाइस बनाया जा सकता है जिससे हम मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अब कुछ लोगों ने उसका प्रयोग अच्छे कामों में किया, कंस्ट्रक्टिव कामों में किया, न्यूक्लियर भट्टी से एनर्जी प्राप्त होती है, बिजली उत्पादन होता है, और कुछ लोगों ने डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में किया, उससे एटम बम बनाए गए और उसका परिणाम आप जानते ही है क्या हुआ था। खैर, उसके बारे में हमें बात नहीं करना है। तो इस प्रकार ये इक्वेशन का आप लोग इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। ठीक, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। और हाँ, ये सारे वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में बिल्कुल क्रम से लगा दिए गए हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 2 नोट्स के नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट। उसमें ये सारे लेक्चर बिल्कुल क्रम से। अगर वीडियो खोजने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ जो आपका बीएससी फिजिक्स है उसके पूरे कोर्स का पूरे सभी यूनिट्स के प्लेलिस्ट के लिंक मिले हुए हैं। ठीक, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।